हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं पेट्रियट एस्पेरेंट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज है 9 सितंबर और आज हम देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है। तो पहली न्यूज़ है, इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज एट एलएसी फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। अभी इसमें पहले ये कि सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख वाले एरिया के अंदर एलएसी के वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ या फिर आप ये कह सकते हो कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, राइट। और रफली 15 राउंड्स ऑफ टॉक वर हेल्ड एंड देर वॉज नो रिजल्ट आउट ऑफ देम। यानी कि टोटल 15 राउंड हुए थे बातचीत के भारत और चाइना के बीच में, लेकिन इनमें से किसी भी राउंड में से कोई भी रिजल्ट निकला नहीं है। अभी 16th राउंड की मीटिंग हुई थी 8 सितंबर को, और उसके बाद से दोनों की आर्मीज़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले बात तो ये, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न एक ये है कि अभी एससीओ की मीटिंग आने वाली है। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये श्योर नहीं है कि मिस्टर जी एंड मिस्टर मोदी ये दोनों बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो समहाउ आई थिंक दे वांट टू, चाइनीज़ साइड दे वांट टू दे आर इन फेवर ऑफ टॉक, और इसीलिए ये सब बेफालतू का ड्रामा उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई हम, हाँ ठीक है, हम एलएसी को मानते फलाना ढिमकाना, बट ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है इसमें काम की बात कि एससीओ, जो अभी मैंने मेंशन किया कि ये एससीओ की टॉक की वजह से अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो एससीओ है क्या? तो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 के अंदर बनाई गई थी। अभी इसके करंटली 8 मेंबर्स हैं: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ये मेंबर्स बाद में ऐड हुए इन 2017, और इसकी जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो रशियन एंड चाइनीज़ है। द रीज़न वाई आई वांटेड टू हाईलाइट इट इज़ कि देखो, इवन इनकी भी वर्किंग जो लैंग्वेज है वो शंघाई कॉरपोरेशन वाले के अंदर अगर देखोगे तो मोस्टली यूएसएसआर की कंट्रीज़ है, जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, और रशिया। तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रखी है किसी और के बेसिस पे, जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है वही रखी है। तो आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन द सेम मैनर कि रादर देन हम किसी और फॉरेन लैंग्वेज को अलाउ करें, हमको खुद को भी अपनी लोकल लैंग्वेज पे या फिर जो मोस्टली बोली जाती है उस पर फोकस करना चाहिए। अब बात यह कि हमने एससी को डिस्कस क्यों किया गया, क्योंकि 2022 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा: कंसिडर द फॉलोइंग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। सो इंडिया इन तीनों का पार्ट है, लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि वी शुड नो फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आसियान का पार्ट है या नहीं है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये हो गया। उसके अलावा क्या हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं या नहीं है, और अगर यदि हम लोकली उसमें बात करें हमारे साउथ एशिया के अंदर, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स है जिसके बारे में, जैसे ब्रिक्स हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अगली जो न्यूज़ है वो है लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूके एलिजाबेथ टू डेड। तो जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो कि अब तक की मतलब पूरे उनके वहाँ देखो, वहाँ पे उनके दो तरीके से रूलिंग होता है। अगर यदि आपने उनका हिस्ट्री पढ़ा हो तो पहले वहाँ पे किंग्स रूल किया करते थे, देयर वाज नो डेमोक्रेसी, ओनली मोनार्क। उसके बाद में वहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ जहाँ पे लोगों का ये डिमांड था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो किंग थे वो रिलीजियसली बेसिस पर कि हाँ भाई जो भी बाइबल के बेसिस पे या रिलीजन चीज़ों जो रिलीजियस चीज़ें थे उनको ज़्यादा प्रमोट करते थे, उनको ज़्यादा मानते थे। और डेमोक्रेसी के जो रूल्स वगैरह हैं कि हाँ भाई सबको अपने बोलने का अधिकार है, ये सब नहीं होता था। सो बेसिकली जो प्रीस्ट वाला सेक्शन है उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, जो आर्मी वाला सेक्शन है उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, राइट। तो उसको हटाने के लिए जब सिविल वॉर हुआ उसके बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, लेकिन कम्प्लीटली डेमोक्रेसी नहीं आई। तो वहाँ पे उनके बीच में ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि समझौता हुआ या एग्रीमेंट हुआ कि वहाँ पे मोनार्क भी होंगे और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो भी होगी, और जो भी डेमोक्रेसी लॉ पास करेगी उसमें मोनार्क बिल्कुल भी अपना इंटरवेंशन नहीं करेंगे,
और जो भी लॉ पास होगा इन दी एंड वहाँ का जो किंग या क्वीन है उसके साइन के बाद में ही उस लॉ को वैलिड माना जाएगा। तो अभी वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी, वहाँ पे कोई किंग नहीं था अभी रिसेंटली, काफ़ी लंबे समय से। तो वहाँ पे माई पॉइंट इज़ कि हम वी शुड नो कि हाउ ब्रिटिश डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लॉ पास होता है, राज्यसभा में लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, या फिर अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो वो पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, और इन दी एंड वो लॉ एक्ट तब तक नहीं बनता है, या फिर वो लॉ तब तक एक वैलिड लॉ नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देते। तो जो प्रेसिडेंट का रोल है वहाँ पे वो रोल किंग प्ले करते हैं, राइट। लेकिन इंडिया में मोनार्क नहीं है, वहाँ पे अभी भी मोनार्क है, ठीक है। दे आर नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व नाउ। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वी शुड नो कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमको इससे मतलब नहीं है कि ब्रिटेन में क्या हुआ, वो सब ठीक है, दैट्स ए सेपरेट थिंग, बट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वे दे वर्क। सो इंडिया हैज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन ब्रिटेन देयर इज़ ए नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया के अंदर जो अमेंडेबिलिटी है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अगर यदि आपको पता हो तो बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो अगर सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर बहुत इजीली बिल को पास कर दिया जाता है, और कुछ के अंदर हमको बिल को पास करने के बाद में स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करने के बाद में उसको हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट से भी अप्रूव करवाना होता है। तो अगर आप देखोगे जो अमेंडेबिलिटी है वो इंडिया के अंदर रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इट्स वेरी सिंपल। सॉरी, आई थिंक ये डॉलर साइन ये यहाँ पे गलती से, आई विल जस्ट रिमूव इट। ओके, आई विल रिमूव इट लेटर ऑन। तो जो ब्रिटिश के अंदर जो अमेंडेबिलिटी है वो बहुत सिंपल है, यानी कि जो 50% ऑफ जो प्रेजेंट लोग हैं, मतलब जो वोट कर रहे हैं और जो प्रेजेंट है उसका बस 50% चाहिए होता है, एंड दैट विल मेक द लॉ, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के अंदर डीपीएसपी है, यानी डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के अंदर है, यानी जो भी राज्य या जो भारत जो भी एक नियम बनाएगा उसके अंदर ये नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी के एलिमेंट्स होने चाहिए। इट्स आइडियल थिंग, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा अच्छा माना जाता है कि भाई आप डीपीएसपी के चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, राइट। ब्रिटेन के अंदर कोई डीपीएसपी का फंडा नहीं है। इंडिया के अंदर इट्स ए क्वासी फेडरल लाइक स्टेट और सेंटर के बीच में एक बैलेंस है पावर को लेकर के। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी एज इन कि पार्लियामेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। ऐसा कहा जाता है कि जेंडरों को और यूनिवर्सल चीज़ों को चेंज करने के अलावा, जैसे सन राइज ईस्ट में राइज होता है, राइट, उसके अलावा ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पे दे लिटरली कैन डू एनीथिंग, ठीक है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है, भारत के अंदर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर आपको पता हो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है, तो जो स्टेट की लिस्ट है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटर सीधे कोई लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। और भारत के अंदर जो नेचर है वो क्वासी फेडरल है, यूनिटरी नहीं है ब्रिटेन की तरह, ठीक है। भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जो पावर है, पावर बैलेंस वो सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट कैन नेवर बी ए सॉवरेन बॉडी, राइट। लेकिन यहाँ पे ये यूनिटरी नेचर है, इसलिए पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, दे कैन इंडिपेंडेंटली वर्क एंड क्रिएट लॉस। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने, अगर आपको देखा हो तो, अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना हो तो, जब हमने अमेंडेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था तो हमने रिजिड में कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बावजूद भी यू हैव टू टेक that law should be used by half of the state, or at least it should be rectified by the half of the states, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट है पीएम कैन बी ऑफ लोअर हाउस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर जो पीएम है वो सिर्फ लोअर हाउस से हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो पीएम है वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा ब्रिटेन के अंदर किंग होता है विच इज़ ए मोनार्क, और भारत के अंदर उसका जो सब्स्टिट्यूट अगर देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट होता है विच इज़ नॉट मोनार्क, ठीक है। अगली न्यूज़, इंडिया रैंक्स 132 इन एचडीआई एज स्कोर ड्रॉप्स। तो भारत के अंदर पिछले 2 बार से लगातार स्कोर ड्रॉप हो रहा है। तो एचडीआई क्या है? सबसे पहले एचडीआई इज़ ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। और एच को मेज़र कैसे किया जाता है वो ये पॉइंट बताता है। द एच मेजर्स एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एजुकेशन एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशन है, यानी कि एक तो एजुकेशन हो गया, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके अलावा तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशन है। इसके लिए इन तीनों डायमेंशन के लिए 4 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम एच के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको बनाया किसने था, ये रिलीज़ कौन करता है। तो एच इज़ बीइंग रिलीज बाय UNDP, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको बनाया किसने था, तो ये बनाया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन नोबल इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। सो HDI से रिलेटेड या UNDP के कार्यक्रमों से रिलेटेड, जो स्कीम से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है समहाउ कि अमर्त्य सेन ने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई थी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे, समहाउ देयर कैन बी ए क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। अब इस HDI के क्रिटिसिज्म क्या है, तो इसके क्रिटिसिज्म ये है कि वेटेज गिवन टू ईच फैक्टर कैन नॉट बी यूनिवर्सल फॉर एवरी कंट्री। यानी अगर यदि आप देखोगे जो 4 फैक्टर यहाँ पे जो इन्होंने बताए हैं, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया। देखो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे स्कूलिंग का अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, लेकिन उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसको अगर आप वैसे देखना चाहो तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खासी है। और स्कूल के मामले में भी वो भले इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, उसके बावजूद भी जो GNI है या फिर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो इनके HDI की जो स्कोरिंग है या जो इनकी रैंक है, उसको हमेशा लो रखे, ठीक है। इवन भारत के केस में भी देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो है जो अभी रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी है पहले से। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी बढ़ा है, एक्सपेक्टेड ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये हमेशा तो नहीं, बट लगभग एक कांस्टेंट रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। और इसका GNI जो है इंडिया का, वो थोड़ा कम है। भारत का GDP बढ़ रहा है, बट GNI इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर GDP जो होता है वो उसका डेफिनेशन ये होता है हाउ मच प्रोडक्शन हैज़ बीन इन दैट जियोग्राफिकल लोकेशन इन ए ईयर। नो मैटर कि वो बनाया किसने, हो सकता है फॉरेन कंपनी ने बनाया हो, दैट्स फाइन, बट वो GDP में कैलकुलेट होता है। GNI के अंदर वो कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो भले ही किसी देश का GDP बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, बट स्टिल इसका जो HDI है वो डाउन जा सकता है। और इवन GDP भी ये नहीं बताता है कि लोग ओवरऑल हेल्थी हुए हैं या फिर उनका जो ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। उसका कारण ये है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है। ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ मनी इज़ बीइंग ओन्ड बाय द टॉप 2% और टॉप 10% इन अ कंट्री, ठीक है। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म था कि वेटेज जो है वो आपने जो डिसाइड किया है कि भाई जैसे मान के चलो 0.3% या 0.25% एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ को दिया जाएगा, 0.25 इसको दिया जाएगा, 0.25 इसको दिया जाएगा और 0.25 इसको दिया जाएगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये आप सभी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबकी सिचुएशन अलग अलग है, जियोग्राफी का लेवल अलग है, उनको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो अलग है। यू कैन नॉट यूनिवर्सलाइज दीज थिंग्स एंड जज ऑन दैट बेसिस, राइट। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है नो वे टू फाइंड इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी एंड पावर्टी। इवन तो किसी देश का HDI बहुत हाई हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं बताता है कि उस देश में कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है और कितनी पावर्टी, राइट। अब मतलब आप इसको देखो, कहीं ये कहीं पर भी जेंडर के बारे में बात कर रहा है? नहीं। क्या ये पावर्टी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो तो ओवरऑल टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल जो नेशनल पॉपुलेशन है वो उससे निकाली जाती है। दैट डज नॉट टेल कि हाउ मेनी पीपल आर पुअर देयर, राइट। उसके अलावा इनइक्वालिटी ऑब्वियसली बात है, अगर यदि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर यदि जो इनकम में अगर ये डिस्पैरिटी है तो इनइक्वालिटी तो आनी ही आनी है, राइट। तो इसके अलावा जो एक और क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो HDI है वो मोस्टली डेवलप्ड नेशंस को फेवर करती है, या फिर जो यूरोपियन नेशंस हैं और जो जैसे US वगैरह हो गया, कनाडा हो गया, अगर हम यूरोप में बात करें जर्मनी, फिनलैंड वगैरह,
आइडियली ये जो जितने भी आप देखोगे, जो HDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, उसके अलावा और भी जो जितनी तरीके की अलग अलग ऐसे इंडेक्सेस निकाली जाती है, वो मोस्टली उन्हीं को फेवर करती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है चिल्ड्रन सेलिंग ड्रग्स वीडियो, पुलिस अरेस्ट टू। तो ये हमारा एक एथिक्स से रिलेटेड एक केस स्टडीज़ बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि दिल्ली के अंदर 2 बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके अंदर दोनों बच्चे सड़कों पे खुलेआम लिकर्स बेचते हुए पाए गए। ठीक है, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, दिल्ली कमिश्नर, जो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नर फॉर वुमेन, उन्होंने जो DCW, जिसको इन शॉर्ट DCW भी कहा जाता है, उन्होंने इन दोनों बच्चों का पता लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि उनके पेरेंट्स ने उनको प्रमोट किया, क्योंकि बच्चों के ऊपर देखो इतने एक्शन लिए नहीं जाते हैं। आप किसी भी लॉ में देखोगे तो बच्चों के ऊपर सीधे इतने एक्शन नहीं लिए जा सकते, और लिए जाते भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चों को कहा कि भाई आप जाओ और पैसों के लिए भेजो, हमारे घर में पैसा आएगा, फलाना ढिमकाना। तो जैसे ये बात पता पड़ी, उन्होंने, पुलिस वालों ने पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। नाउ थिंक ऑफ इट, और जो ये केस था उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया। अब इसको देखो, अगर यदि पेरेंट्स को सीधे इलीगल ऐसे लिकर्स को बेचते हैं तो उनके ऊपर शायद जुवेनाइल वाला केस नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दे आर एडल्ट्स। सेकंड, उनके ऊपर जो केस लगते हैं वो नार्कोटिक्स वाले लगते हैं। अगर यदि हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि नार्कोटिक्स को लेकर के एक्ट है, तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिवाइज दैट कि नार्कोटिक्स के लेकर के कौन सा एक्ट है, यू शुड नो दैट। ठीक है, तो वहाँ पे उस केस के अंदर नॉन बेलेबल वारंट्स असाइन होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको अगर एथिक्स के केस स्टडीज़ के हिसाब से देखो तो इसका हमको इस तरह से इसको देखना चाहिए कि इशू क्या है, सबसे पहले इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। हर एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ डिलेमा होगा ही होगा। सी, नॉट एवरी सॉल्यूशन कैन बी आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हर सॉल्यूशन में एक डिलेमा होगा। डिलेमा एज इन आपको उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बीच में बैलेंस करना होगा, और आपको ये फिगर आउट करना होगा कि इसका आउटकम क्या हो सकते हैं, राइट। और इन दी एंड फाइनल सॉल्यूशन जो कि सबसे बेस्ट होगा, आपके एज ए सिविल सर्वेंट आपकी वैल्यूज़ को दिखाएगा कि आपने इसको क्यों चूज़ किया, राइट। तो अगर यदि हम इस केस में बात करें तो देखो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इशू क्या है? इशू ये है कि बच्चों को सबसे पहले तो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे करके उनको इलीगल ड्रग्स सप्लाई के अंदर डाला जा रहा है, राइट। तो हमारा जो भारत का जो भविष्य है, या जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में, ये मेन इशू है देखा जाए तो। इसके अलावा इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? देखो, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपने बच्चों को गिरफ्तार किया, आप बच्चों को दबा के पीटो। उससे होगा क्या? बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप बच्चों को जेल के अंदर डाल दो। जब वो जेल के अंदर होंगे तो वहाँ पे उनको वो ये सब कर ही नहीं पाएंगे, उनकी फ्रीडम छीन लो, राइट। और पेरेंट्स को भी जेल में डाल दो। और जो पहला सॉल्यूशन जो हमने कहा था कि बच्चों को पीटो, साथ में पेरेंट्स को भी पीटो, ताकि वो अगली बार ऐसा करने के लिए बच्चों को प्रमोट ही नहीं करेंगे। तीसरा सॉल्यूशन ये कहता है कि बच्चों को हम जुवेनाइल में डाल दें और वहाँ पे उनको एजुकेशन दें, और बच्चों को जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक उनको गवर्नमेंट ही उनकी एजुकेशन का ध्यान रखे, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, और पेरेंट्स को क्यों जेल में डाल दिया जाए। चौथा सॉल्यूशन ये कहता है कि बच्चों को जुवेनाइल में रखें और पेरेंट्स को रिलीज़ कर दिया जाए, और बीच बीच में बच्चों को पेरेंट्स के पास में भेज दिया जाए, ताकि एक जो बॉन्डिंग है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में वो मेंटेन रहे। पांचवा सॉल्यूशन ये कहता है कि बच्चों को किसी रिलेटिव्स के पास रख दिया जाए और पेरेंट्स को जेल में डाल दिया जाए। छठा सॉल्यूशन ये कहता है कि पेरेंट्स को कुछ मतलब एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की एक हार्श पनिशमेंट दी जाए, सो दैट दे टेक देयर लेसन, और बच्चों को रिलेटिव के पास में रखा जाए, और उसके बाद में बीच बीच में मॉनिटर किया जाए बच्चों की एजुकेशन को लेकर। नाउ देयर आर 6 सॉल्यूशंस, राइट, एंड देयर कैन बी फर्दर मोर, यू कैन थिंक ऑफ इट बाय योरसेल्फ। आप अपने बारे को जो भी लगता हो कि और भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, यू थिंक ऑफ इट। लेकिन हर एक सॉल्यूशन के पीछे कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। तो आपको आपकी जो सिविल सर्वेंट के अंदर जो एक जो एक वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोगों के प्रति कंपेशन होना चाहिए, इनटॉलरेंस होना चाहिए, आपका जो है वो थोड़ा सा और लोगों के प्रति थोड़ा सा जो आपका व्यवहार है थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए, राइट। उसके अलावा नॉन पार्शियलिटी होनी चाहिए, और आप इंडियन कानून से, जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको उसको अडेयर करना है, राइट, उसके आइडियल्स को अडेयर करना है। तो आप इन हर एक सिचुएशन के अंदर देखो सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 2 सबसे बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको रिलेटिव्स के पास में रखना चाहिए, जो कि एक
रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव्स हो कि हाँ भाई हम इस बच्चे को रखना चाहते हैं, हम इसकी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, बीच बीच में आप उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। यानी बीच में जो भी नियर बाय वहाँ पे जैसे गांव के अंदर जो वीडीओ होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके जो सब्सिट्यूट्स होते हैं जो अर्बन एरिया के अंदर, उनको बीच बीच में जा जा के चेक करते रहे घर पे कि बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही है, बच्चों की शिक्षा को मॉनिटर किया जाए। एक सेपरेट पोर्टल बनना चाहिए इस तरीके के बच्चों के लिए, राइट। और पेरेंट्स को कुछ समय के लिए एक हार्श थोड़ी सी कठोर कारावास दे करके उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों के अंदर एक तो, और उनकी काउंसलिंग भी टाइप से होनी चाहिए, ताकि एक तो बच्चों के अंदर भारतीय कानूनी और भारतीय पुलिस व्यवस्था के खिलाफ एक बेकार बातें नहीं बताएं, और दे शुड टेल देयर चिल्ड्रन कि हमको क्यों भारतीय कानून का एक इसका एक रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो गलत चीज़ें उनमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी काउंसलिंग में उनको ये सब बताया जाए कि इस सब से देश को कैसे नुकसान पहुँचता है, राइट। तो उनकी काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए। तो दीज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट। अगला जो न्यूज़ है दैट इज़ ओडिशा गवर्नमेंट कैंसल्स श्रिम्प कल्चर्स लीज इनसाइड भितरकनिका सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो न्यूज़ है वो ये है कि ओडिशा गवर्नमेंट उन्होंने जो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे एक भितरकनिका रिवर भी एक्चुअली में, तो वहाँ पे 2 एक्वा कल्चर कंपनीज श्रिम्प कल्चर यानी श्रिम्प जो कि सी फूड में यूज़ किया जाता है, उसका वो एज ए उसको सी फूड का कल्चर करके उसको सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे, राइट। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन आप ये कह सकते हो उस एरिया का। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक प्लिया दायर की। तो जब हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया तब ओडिशा गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। श्रिम्प कल्चर के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था जो 2 एक्वा कंपनीज़ को, उसको कैंसिल कर दिया। और जैसे ही कैंसिल हुआ उस आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ इन वेरी अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी डेथ हुई। अब देखा जाए तो इसमें 2 न्यूज़ है। सबसे पहली बात कि आरटीआई एक्टिविस्ट को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, पहला न्यूज़ तो ये है। इसके लिए क्या क्या लॉज है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको देखो। दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये लोगों को अच्छा काम करने से रोकती है, राइट। तो आपको एक बार इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। बट अभी हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ओडिशा के अंदर हैं वो कौन कौन से नेशनल पार्क है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्वा कल्चर के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, शुड देयर बी प्राइवेटाइजेशन, और अभी वहाँ पे कौन कौन सी मैंग्रोव साइट वगैरह हैं। ये आई थिंक दिस इज़ द बेसिक दैट वी शुड नो, ठीक है। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड लीज ग्रांटेड टू 2 एक्वाकल्चर कंपनीज फॉर श्रिम्प कल्चर ओवर ए स्प्रॉलिंग एरिया इनसाइड भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ फेमस फॉर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एंड थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में भी बात की है तो यू शुड नो व्हाट आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो मार्शी एरिया में, यहाँ पे जो दलदल वाला एरिया है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये दलदल को और जो पानी का जो एरिया है उसको, उसकी जो सैलिनिटी वगैरह उसको स्टेबलाइज करते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी के अंदर एक प्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टेटमेंट था कि जो मैंग्रोव्स है वो लंग्स ऑफ फॉरेस्ट या फिर लंग्स ऑफ जो वाटरी एरिया है वो ये काम करते हैं, और जो हैवी मेटल्स है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो स्टेटमेंट सही था। तो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको बचाने के लिए क्या क्या लॉज है, यू शुड नो दैट, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्क ओडिशा में कौन कौन से हैं। वो है भितरकनिका, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो जो भितरकनिका हमने पहले लिखा था वो, और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। रामसार साइट्स कौन कौन से हैं, वो है तंपारा लेक ओडिशा के अंदर, अनसुपा लेक एंड हीराकुंड रिजर्वायर। ये 3 रामसार साइट्स हैं। इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए कि वेटलैंड और रामसार साइट में क्या फ़र्क है, अदर रामसार साइट्स भारत में कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, टोटल नंबर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जिनके अंदर सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सेंचुरी को बनाया जाता है। पेड़ पौधा प्रोटेक्शन उसके लिए बनाया जाए स्पेशली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेशनल पार्क के अंदर दोनों का होता है, फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्शन दोनों होता है, राइट। अदर रामसार साइट्स, ये तो मैं चाहता हूँ कि आप मैप खोल के खुद से चेक करो कि हर एक स्टेट के अंदर कौन कौन सी रामसार साइट्स है। अब वेटलैंड वर्सेस रामसार साइट, यानी वेटलैंड और रामसार साइट में फ़र्क क्या है। देखो वेटलैंड जो होता है वो मार्शी एरिया यानी जो दलदल का एरिया होता है, जहाँ पे पानी, जब ज़मीन पानी से है हमेशा ढकी रहती है, उसको वेटलैंड कहा जाता है। कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि समुद्रों के हम वेटलैंड कह सकते हैं, नहीं, जो थोड़ा दलदल वाला एरिया होता है उस एरिया को ही वेटलैंड कहा जाता है।
जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे भी हों, दलदल हो, पानी रहता हो, जैसे डेल्टा वगैरह हो गए। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है और सबसे बड़ा रामसर साइट भी है, राइट। ओडिशा के अंदर भी है। तो ये जो डेल्टास वगैरह हैं ये सारे के सारे वेटलैंड में आते हैं। तो वेटलैंड और रामसर में फ़र्क क्या है? तो वेटलैंड एरिया की हमने डेफिनेशन देख ली, और जो रामसर साइट्स है ये वो वेटलैंड्स है जिनको कंजर्वेशन करने के लिए, जिनकी सुरक्षा करने के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। सॉरी, आई थिंक आई जस्ट कॉपी पेस्टेड इट, माय बैड। ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव इट लेटर ऑन। उसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ थी, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव इट। अगली जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड पैनल सीक्स इनपुट ऑन यूसीसी। यूसीसी इज़ व्हाट? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हमारा GS3 कॉन्स्टिट्यूशन और GS2 कॉन्स्टिट्यूशन और GS3 यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। तो न्यूज़ ये थी कि उत्तराखंड ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है, और उस वेबसाइट के थ्रू वो ये लोगों से इनपुट लेना चाह रहे हैं, उनका जो फीडबैक है वो लेना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, किन किन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो बेसिकली पब्लिक से इनपुट लिया जा रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो टेक्नोलॉजी है वो वेबसाइट का यूज़ किया जा रहा है। इससे बेसिकली आप ये कह सकते हो, आई शुड नॉट कॉल इट सोशल मीडिया दो, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो पैनल है, उत्तराखंड पैनल, ये सीधे लोगों से जा कर के वेबसाइट के थ्रू इनपुट ले रही है, विच इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है कि लोगों के द्वारा शासन, राइट, रूलिंग ऑफ पब्लिक। तो यहाँ पे जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट इनपुट ना लेकर के सीधे पब्लिक से ही इनपुट लिया जा रहा है, विच इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। जैसे सिंगापुर के अंदर होता है, वहाँ पे जो है सीधे रेफरेंडम वगैरह ये जो होते हैं वो सीधे होते हैं, रेफरेंडम प्लेबिसाइड। वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव से सीधा नहीं होता है, राइट। और जो यूसीसी है वो हमारा GS2 से कैसे रिलेटेड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऐसा करके आर्टिकल 44 के अंदर DPSP का ये पार्ट है, विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 44। सो जस्ट रिमेंबर दैट। अगला जो क्वेश्चन है वो है निर्मला लिंक्स इन्फ्लेशन स्टेट फ्यूल टैक्सेस। तो यहाँ पे जो हमारी FM है, फाइनेंस मिनिस्टर है करंटली, श्रीमती निर्मला जी, उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर सेंट्रल लेवल पे फ्यूल के जो टैक्सेस वगैरह थे उनको कम कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स अपना खुद का आप ये कह सकते हो कि जो टैक्स कलेक्शन है, खुद का जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फ्यूल पे अभी भी अननेसेसरी टैक्स लगा के रख रही है। तो उन्होंने ऐसे टोटल 14 टैक्सेस और 14 स्टेट्स और 7 यूटीज़ को लिस्ट डाउन किया है, जहाँ पर अभी भी जो स्टेट के टैक्स है सेंटर ने तो कम कर दिया, लेकिन स्टेट ने अभी भी कम नहीं किया है। सो व्हाट्स आवर पॉइंट वाज कि देखो जो CPI है, विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ फूड एंड फूड रिलेटेड आइटम्स इन रूरल एरियाज, इज बीइंग अफेक्टेड बाय हायर फ्यूल प्राइसेस ऑफ स्टेट, नॉट बाय सेंटर। तो सेंटर ने पहले से अब जो है वो उसको कम कर दिया है, और स्टेट अभी भी कम नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इससे हुआ क्या है, सेंटर स्टेट की जो रिलेशन है उनके बीच में प्रॉब्लम हुआ है, एज इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व दैट स्टेट्स इन विच अपोजिशन पार्टीज और नॉन BJP parties are ruling are charging more state tax on fuel, hence high transport cost, which is resulting into high food price and which is resulting into high inflation। यानी कि ऐसा पाया गया है वो ये है कि जहाँ पर भी जो सेंटर में अभी BJP रूल कर रही है और जहाँ पे भी BJP रूल नहीं कर रही है, उन स्टेट्स के अंदर फ्यूल के जो स्टेट टैक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, अभी कुछ दिनों पहले एक एडिटोरियल भी आया था जिसके अंदर ये लिखा था कि जो नेशनल इन्फ्लेशन है, विच इज़ समवेयर अराउंड 6.7, आई थिंक लेस देन 6.7, इट्स 6.3 और समथिंग। तो जो सेंट्रल इन्फ्लेशन है वो 6.3 के आसपास है, और स्टेट के कुछ स्टेट के अंदर इन्फ्लेशन 8.9% तक है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राइट। तो और कुछ जगह पे इन्फ्लेशन नेशनल इन्फ्लेशन से भी कम है, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, राइट। तो इसके जो पीछे जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि क्योंकि देखो स्टेट लेवल पे जो है वो फ्यूल का प्राइस हाई है। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मोस्टली जो फूड से रिलेटेड आइटम है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल लगता है। अब फ्यूल का प्राइस हाई होगा तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हाई होगी, अगर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हाई होगी तो ओवरऑल जो फूड और फूड रिलेटेड आइटम है उनकी कॉस्ट हाई जाएगी, और उनकी कॉस्ट हाई जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमेशा हाई रहेगा, राइट।
तो अब इसके क्या क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो हमको जो सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है, तो सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट शुड रिजोल्व दीज इन काउंसिल मीटिंग्स। तो जो जोनल काउंसिल मीटिंग होती है, जो सेंट्रल स्टेट की भी जो काउंसिल मीटिंग होती है, जिसके अंदर हमारे जो पीएम है वो सभी सीएम से बात करते हैं, जिसके अंदर नीति आयोग का भी पार्टिसिपेशन होता है, उनके अंदर इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा एक रिफॉर्म इन जीएसटी शुड बी देयर। अगर आपको पता हो तो ये काफ़ी लंबे समय से थोड़ी सी डिमांड भी चल रही है कि जीएसटी के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसमें टोबैको, लिकर, फ्यूल ये सब ऐड किए गए थे, तो उनको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए ताकि एक सेम प्राइस रहे ऑन एन इंडिया लेवल। ठीक है। तीसरा जो है, पॉलिटिकल एनिमोसिटी शुड बी केप्ट आउटसाइड, यानी कि लोगों के डेवलपमेंट के अंदर पॉलिटिकल एनिमोसिटी को नहीं लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो नॉन बीजेपी वाला हूँ, या फिर जो सामने वाली जो सेंटर है वो हमारी वाली पार्टी से नहीं है, इसलिए हम उनको नीचा दिखाने के लिए हम हमारे टैक्स हाई रखेंगे और फिर बोलेंगे कि देखो सेंटर ने तो इतना ज़्यादा फ्यूल हाई कर रखा है, प्राइस हाई कर रखा है, राइट। और उसके अलावा खुद के जो कैंपेन्स होते हैं इलेक्शन के, उसकी फंडिंग के लिए भी अननेसेसरी टैक्स इकट्ठा करके और उसको फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ इट। अगला जो न्यूज़ है वो आईआर से रिलेटेड है, और न्यूज़ ये है कि यूएस टू रिफिट पाकिस्तान F-16, इंडिया इज साइलेंट। तो ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन और GS3 का जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज है उससे रिलेटेड है। और जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी जो पाकिस्तान है वो यूएस और यूके की हेल्प कर रहा है इन सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर फ्लड भी आई है, तो यूएस ने अभी क्योंकि देखो IMF के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस और यूरोपियन नेशन, डेवलप्ड नेशन जो G7 कंट्रीज़ हैं, इनका काफ़ी दबदबा है, राइट। तो अभी इसके बदले में एक तो IMF ने अपना बेल आउट पैकेज जो पहले $6 बिलियन का इन 2019 में था, उसको वापस से चालू कर दिया है। उसके अलावा एडिशनल $1.2 बिलियन का एडिशनल पैकेज दिया है। उसके अलावा वो अभी जो वहाँ पे जो यूएस ने इन 1980s F-16 का एक पूरा स्क्वाड्रन पाकिस्तान को दिया था, उसको वो अब वापस से उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और भी काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स है वो उसका वो कर रहे हैं। किसके अंदर? F-16, जो कि एक फाइटर जेट्स है, राइट। तो अब इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि देखो पाकिस्तान के नियर बाय में जो भी एनिमीज़ हैं, दे आर नॉट, उनका जो एयरफोर्स है, दे आर नॉट, दैट इज़ नॉट दैट मच सुपीरियर, विच मीन्स पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी थ्रेट्स फ्रॉम देयर एनिमी नेशंस इन एयरफोर्स और इन बेसिकली इन एयर एरिया। यानी कि जो भी पाकिस्तान, अगर यदि देखो भारत को अपना एनिमी कंसिडर नहीं करे, और भारत यूजुअली ऐसे अटैक्स करता भी नहीं है। भारत का तो हमेशा ही एक नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। तो पाकिस्तान के आसपास के जो देश है, जो कि अगर आप देखो ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और ऊपर से जो बॉर्डर लगती है सेंट्रल एशियन नेशंस की, उनमें से इनकी किसी की भी जो एयर फोर्स है वो सीधे थ्रेट नहीं करती है पाकिस्तान को। सो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप उनके F-16 को क्यों अपग्रेड कर रहे हो। अगर यदि हम ये मान के भी चलते हैं कि आप एम्यूनिशन को यूक्रेन भेजने के लिए जेट्स का यूज़ करें, तो उनमें भी फाइटर जेट्स का कोई यूज़ नहीं होता है। फाइटर जेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर कीपिंग द हाई लोड्स, उसके लिए F-16 का यूज़ फिर भी नहीं होता है, तो इसको रिफिट करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, राइट। तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम USA। और सबसे बड़ी बात इसमें ये, अगर आपको पता हो तो USA का अभी कोई सीधा एम्बेसडर नहीं है इंडिया के अंदर। फ्रॉम पास्ट आई थिंक मोर देन 20 months USA हैज़ नॉट असाइंड एनी एम्बेसडर टू इंडिया, जो कि देखा जाए तो भारत और USA के रिलेशन में ऐसा कोई डेंट खड़ा नहीं करता है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सो सबसे पहले तो इंडिया शुड टॉक टू USA अबाउट इट, क्योंकि अगर यदि देखो इंडिया USA के साथ में सिक्योरिटी ट्रीटी वगैरह, लॉजिस्टिक्स के जो ट्रीटी वगैरह इनको साइन कर रहा है, और अगर एट द सेम टाइम इफ़ USA इज़ हेल्पिंग आवर एनिमी, तब तो ये दोगला व्यवहार हो गया, राइट। सो इंडिया शुड गेट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम देम। अगला जो न्यूज़ है विच इज़ 39 एक्जॉटिक एनिमल्स सीज्ड इन असम्स। तो अभी रिसेंटली म्यांमार के अंदर आपको पता हो तो वहाँ पे जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो लीडर थी सू की, उनको हटा करके वहाँ पे मिलिट्री रेजिम अभी आ चुका है। ठीक है। वहाँ पे सैन्य तंत्र अभी खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे सैन्य तंत्र, उसके बावजूद भी वहाँ से जो जानवरों की जो आप कह सकते हो जो उनको इलीगल तरीके से सेल किया जा रहा है इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, वाया नॉर्थ ईस्ट मिज़ोरम से लेकर के
मिज़ोरम, नागालैंड, असम होते हुए उनको सीधे जो नॉर्थ बंगाल वाला हिस्सा है वहाँ पे इन पेट्स को इलीगली तरह से ट्रेड किया जा रहा है। तो अभी जो उनमें पाए गए थे, जो 39 एक्जोटिक एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर 2 बेबी वेलाबीज पाए गए थे, चिंपैंजीज पाए गए थे, और कुछ एक्जोटिक बर्ड्स पाए गए थे, और मंकीज़ पाए गए थे। तो इनमें से जो वेलाबीज है वो IUCN's के रेड लिस्ट के अंदर आता है। अब IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो संस्था है वो ये बताती है कि कौन कौन से जो स्पीसीज़ इनके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए, वो उनको ट्रैक करती है और सभी देशों को बताती है कि आपको इनके लीगल ट्रेड्स के अंदर उसको कर्ब करना होगा, कम करना होगा, और इनको प्रोटेक्शन देना होगा। उसके अलावा जो भी करंट लॉ है जो कि वाइल्ड लाइफ और ये जो इनके इलीगल ट्रेड को जो हैंडल करता है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द साइट्स कन्वेंशन विच इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा सिंस 1976। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ये UPSC प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, right? So that's it pretty much. See you tomorrow, and if you like the content, please don't forget to subscribe and like, and if you find this very useful, please share it among your colleagues. So that's it pretty much. Bye bye, take care, have a great day.